किसी भी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए सिलेबस को कवर करने के साथ साथ पिछले साल के पेपर से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को कंप्लीट क्रैश कोर्स के साथ साथ पिछले साल के पेपर का सॉल्यूशन भी दस्तयाब करा रहे हैं। सिर्फ सवालों के जवाब नहीं बता रहे हैं, बल्कि हर सवाल से मुताल्लिक अहम जानकारियाँ भी आपको दी जा रही हैं, जो कि आपके इम्तिहान में इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी। तो चलिए, अप्रैल सन 2025 में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का इम्तिहान हुआ था, उसमें पूछे गए उर्दू के कुछ सवालात को हल करते हैं। पहला सवाल, मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? सबको पता है कि मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। अब कौन कौन सी बोलियां हैं और इनको कितने ग्रोहों में तकसीम किया गया है? तो मगरबी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं, इनको 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। पहला ग्रुप ऐसा है जिसमें ऊ की आवाज़ निकलती है, जिसमें ऊ को तरजीह दी जाती है। ऊ को तरजीह देने वाली जो 3 बोलियां हैं मगरबी हिंदी में शामिल, उसमें कौन कौन सी हैं? तो बी यानी ब्रज भाषा, फिर बी यानी कि बुंदेली, और फिर क्यू यानी कि कन्नौजी। तो ये 3 बोलियां ऐसी हैं जो ऊ को तरजीह देती हैं, और उसके बाद 2 बची वो अ की शक्ल को अख्तियार करती हैं, अ की शक्ल रखती हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? हरियाणवी है और खड़ी बोली है। तो इस तरह से 5 बोलियां हो गई मगरबी हिंदी की, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ठीक है, हरियाणवी के दीगर नामों में जाटो भी इसको कहा जाता है और इसको बांगड़ू भी कहा जाता है। ठीक है, अक्सर सवाल इस तरह से आता है कि दर्ज झेल में से कौन मगरबी हिंदी की बोली नहीं है, और उसमें आपको 3 ऑप्शन देगा जिसमें मगरबी हिंदी की बोलियां होंगी, और चौथा एक ऑप्शन दे देगा जिसमें मगरबी हिंदी की बोली नहीं रहेगी। तो उसको आपको पहचानना होगा। तो कैसे पहचान पाएंगे? जब आप जाने रहेंगे कि मगरबी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। देखो, बी क्यू एच के, ये याद कर लो। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। अगला सवाल दावा और दलील पर मबनी है। दावा है कि उर्दू एक बेहद अहम और शीरीं ज़बान है। बिल्कुल सही बात है, दावा दुरुस्त है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। तो ये दाग का मिसरा है, ये दाग का पूरा शेर है। अक्सर उर्दू वाले इसको पढ़ते रहते हैं, मैंने भी ज़हन में है तो पढ़ दिया। दलील क्या है कि उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ ज़बानों की आवाज़ों पर मुश्तमिल अल्फाज शामिल हैं। बिल्कुल शामिल हैं। उर्दू एक मखलूत ज़बान है। खुद जो उर्दू लफ्ज़ है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लश्कर के हैं। तो उर्दू एक मखलूत ज़बान है, तो इसमें मुख्तलिफ़ ज़बानों की आवाज़ों पर मुश्तमिल अल्फाज शामिल होंगे। ये ऑब्वियस बात है, यानी कि दलील भी सही है, तो दावा और दलील दोनों सही हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। अगला सवाल है कि दिल्ली कॉलेज किस सन में कायम किया गया? तो दिल्ली कॉलेज एक मदरसा था जिसका नाम था मदरसा गाज़ीउद्दीन खान। उसी मदरसे की इमारत में सन 1825 ईस्वी में कायम किया गया था। ठीक है, इसके जो पहले प्रिंसिपल थे वो कौन थे? तो जोसेफ हेनरी टेलर थे। इसके अलावा दूसरे प्रिंसिपल इसके मिस्टर बत्रोस थे। दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता जो एक अहम नाम है वो है मास्टर रामचंद्र का। मास्टर रामचंद्र ये किसके उस्ताद थे? मैथमेटिक्स के, रियाजी के उस्ताद थे। और इन्होंने 2 किताबें, 2 रिसाले इन्होंने निकाले, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मास्टर रामचंद्र ने रिसाला फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद जारी किया। ठीक है, जो फ़वाइदुन नाज़रीन जारी किया था वो सर सैयद अहमद ख़ान की ईमा पर
जारी किया था। तो ये है दिल्ली कॉलेज के बारे में आपने बता दिया। इसका मकसद क्या था, दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? अंग्रेज़ों को, हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी ज़बान सिखाना। देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद ये था अंग्रेज़ों को हमारी देसी ज़बान सिखाई जाए, लेकिन दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद था कि जो अंग्रेज़ हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उनको अंग्रेज़ी सिखाई जाए। दोनों में फ़र्क समझ में आया ना? फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज़ों को हिंदी सिखाई जा रही है, उर्दू सिखाई जा रही है, और दिल्ली कॉलेज में हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी और मगरबी उलूम सिखाए जा रहे हैं। ये दोनों का मकसद है। और इसी ने एक छापाखाना या फिर ट्रांसलेशन सोसाइटी कर लीजिए, वो कायम किया था, दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी। कब कायम किया था? 1843 ईस्वी में कायम हुआ था। एक बात और, आपको पता होगा दबिस्तान दिल्ली की शायरी, दबिस्तान दिल्ली की शायरी, ये किताब किसकी है? नूरुल हसन हाशमी की है। इसी तरह किताब का नाम है मरहूम दिल्ली कॉलेज। ये किसकी किताब है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला सवाल है, पंजाब उर्दू का मूलिद है, ये नज़रिया किसने दिया था? बहुत आसान सा सवाल है। पंजाब में उर्दू किताब किसकी है? महमूद शीरानी की है। उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है। महमूद शीरानी को उर्दू तहकीक का मुअल्लिम अव्वल कहा जाता है। किसने कहा था? रशीद हसन खान ने। और मुअल्लिम सानी कौन है? तो वो काजी अब्दुल वदूद हैं। महमूद शीरानी ने तनकीद सिरुल अजम किताब लिखी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसके अलावा इन्होंने तनकीद वो पृथ्वीराज रासो पर भी इन्होंने तनकीद की। पृथ्वीराज रासो जो किताब है वो किसकी किताब है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। इसके अलावा इन्होंने मजमुआ नग़्ज़ को मुरत्तब किया, ठीक है। और इन्होंने खालिक बारी के असली मुसन्निफ़ कौन है, इस पर भी इन्होंने बहस की और ये साबित किया कि जो अमीर खुसरो हैं वो खालिक बारी के असल मुसन्निफ़ नहीं है, बल्कि खुसरो नाम के कोई और शख्स हैं, वो खालिक बारी के मुसन्निफ़ हैं। तो मेरे ख़्याल से महमूद शीरानी के बारे में इतनी बातें अहम है। इनका नज़रिया यह है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। और भी बहुत सारे नज़रियात हैं, जैसे ऑप्शन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, तो इनका नज़रिया ये है कि उर्दू की जाए पैदाइश उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। और बाकी मसूद हुसैन रिजवी अदीब, ये माहिर अनीस हैं, इनकी किताब अनीसियात काफ़ी ज़्यादा अहम है। मसूद हुसैन रिजवी अदीब ने लखनऊ का शाही स्टेज और लखनऊ का अवामी स्टेज जैसी किताबें लिखी। और इन्होंने फ़ायज़ देहलवी का दीवान मुरत्तब किया। मसूद हुसैन रिजवी अदीब के मुताबिक शुमाली हिंद के पहले साहिब दीवान शायर फ़ायज़ देहलवी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जमील जालबी रह गए। जमील जालबी को हम बहैसियत मुहक्किक हमारे जो कंप्लीट क्रैश कोर्स है उसमें जल्द ही पढ़ने वाले हैं। इनमें से किस बोली का ताल्लुक़ मगरबी हिंदी से है? अभी हमने मगरबी हिंदी की 5 बोलियां पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी थी? मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए। BB, Q और HK। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। तो ये जो अवधी, पिशाची और मगधी हैं, ये सब मगरबी हिंदी की बोलियां नहीं हैं। कन्नौजी जो है ये मगरबी हिंदी की बोलियां है। कन्नौजी का दूसरा नाम मैंने बताया था बांगड़ू या फिर जाटो भी है। नहीं, कन्नौजी का नहीं है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगड़ू और जाटो है, ठीक है। कन्नौजी ये मगरबी हिंदी की बोली है, याद रखिएगा।
नसरुद्दीन हाशमी ने किस खित्ते को उर्दू का मौलिद कहा है? देखिए, उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं वो मैं बता ही देता हूँ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया तो आपने जान लिया कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। सुहैल बुखारी का नज़रिया यह है कि उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है। मसूद हुसैन खां का नज़रिया ये है कि दिल्ली और उसके गिरदो नवाह में उर्दू पैदा हुई। सुलेमान नदवी का नज़रिया ये है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। नुकूस सुलेमानी में वो लिखते हैं कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए थे, इसलिए करीने क़यास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका हेवला इसी वादिय सिंध में तैयार हुआ होगा। उसके बाद अख्तर ओरेनवी उर्दू के मगधी से निकलने की बात इन्होंने कही और ज्ञानचंद जैन के मुताबिक उर्दू जो है वो खड़ी बोली से निकली है। अब बचे हैं नसीरुद्दीन हाशमी। तो नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन है। इनकी किताब का नाम यह है दक्कन में उर्दू। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे सारे सवाल उर्दू की इब्तिदा से मुतल्लिक ही पूछ लिए हैं। उर्दू की इब्तिदा का सिलसिला सिंध से किसने जोड़ा? एक्सप्लेनेशन में आपने सुन ही लिया होगा कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सहरा सिंध के सर बांधा है और इनकी किताब का नाम है नुकूश सुलेमानी। चलो, दर्जेल फहरिस्तों में शायरों और उनकी तख्लीक़ात की निशानदही करना है। शेरुल बयान क्या हाशमी की है? जी नहीं। गुलजार नसीम पंडित जयशंकर नसीम की है, सही बात है। ज़हरे इश्क किसकी है? ज़हरे इश्क है मिर्ज़ा शौक़ की, ठीक है। तो ये भी गलत है, नुसरती की गुलशन इश्क है, गुलजार इश्क नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सही होगा ऑप्शन बी होगा। मसनवी कदम राव पदम राव किस दौर में लिखी गई? बहमनी दौर में लिखी थी। किसने लिखा था? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा था, ठीक है। ये उर्दू की पहली मसनवी है। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? कदम राव पदम राव है। एग्जैक्ट इसका सन तसनीफ़ नहीं पता, लेकिन मुहक्किकीन के मुताबिक ये 1421 ईस्वी से 1435 ईस्वी के दरमियान लिखी गई थी। मसनवी कदम राव पदम राव को सबसे पहले किसने मुतारिफ़ कराया था? नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया था रिसाला मारिफ में, ठीक है, मुजल्ला मारिफ में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बादशाह अली आदिल शाह के साथ शाही महल में किस मशहूर शायर की तालीम व तरबियत हुई थी? तो हुई थी नुसरती की। अब नुसरती की मसनवियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नुसरती की 3 मसनवियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक है गुलशन इश्क। गुलशन इश्क क्या है? ये एक इश्किया मसनवी है और ये 1657 ईस्वी व मुताबिक 1068 ईस्वी में लिखी गई। नुसरती की मसनवी एक रज़मिया मसनवी अली नामा काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, वो 1665 ईस्वी व मुताबिक 1076 हिजरी में लिखी गई। और इनकी तीसरी मसनवी है तारीख़ इस्कंदरी। नुसरती की तीसरी मसनवी का नाम है तारीख़ इस्कंदरी, जो फ़तहनामा बैलुल ख़ां के नाम से भी जानी जाती है। तो यह है नुसरती, जो कि अली आदिल शाह के साथ शाही महल में इसकी तालीम और तरबियत हुई थी। खबर तहयुर इश्क सुन, न जनू रहा न परी रही, न तू रहा न मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। तो ये जो शेर है किसका है? सिराज औरंगाबादी का है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है खुसूसी तौर से। जो रही सो बेखबरी रही।
इस नाम से एक किताब है जो कि खुद नविश्त है। किसकी है? अदा जाफरी की है। ठीक है, अदा जाफरी की खुद नविश्त का नाम है, जो रही सो बेखबरी रही। और ये जो शेर है सिराज औरंगाबादी का है। सिराज औरंगाबादी की कुल्लियात को अब्दुल कादिर सरवरी ने मुरत्तब किया है। कुतुब मुश्तरी और सबरस ये किसकी किताब है? ये दोनों किताबें मुल्ला वजही की हैं। कुतुब मुश्तरी के बारे में आप जान जाइए कि ये गोलकुंडा की पहली तबज़ाद मसनवी है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही ने कब लिखी थी और किसकी फरमाइश पर लिखी थी, अक्सर पूछा जाता है। तो 1018 हिजरी ब मुताबिक 1609 ईस्वी में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी लिखी थी। और सबरस ये तमसीली किस्सा है, उर्दू की पहली दास्तान इसको तस्लीम किया जाता है। इसको भी मुल्ला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1045 हिजरी ब मुताबिक 1635 ईस्वी में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 43, वजही की मसनवी किस सन में लिखी गई? अभी मैंने बताया 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी के करीब तर जो है वो 1608 है। तो 1608 आपका, अरे यार ये तो ईस्वी है, हाँ 1600 ईस्वी होगा, 1608 ईस्वी में। ठीक है, हिजरी में अगर पूछे तो एग्जैक्ट आपका जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 1018 हिजरी बनेगा। 1018 हिजरी ब मुताबिक 1609 या 1608 ईस्वी। ठीक है, ये 1609 ईस्वी ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, ऑप्शन डी दुरुस्त है। खूब तरंग, इसकी सिनफी हैसियत क्या है? तो ये मसनवी है खूब तरंग। किसकी मसनवी है आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला सवाल है कि गालिब की फ़ारसी मसनवी चरागे दैर का मंजूम तर्जुमा किसने किया? मसनवी चरागे दैर ये बनारस के बारे में है। मिर्ज़ा गालिब जब कलकत्ता के सफ़र पर निकले थे तो ये बनारस में भी ठहरे थे और बनारस की आबो हवा इनको बहुत पसंद आई थी। तो इसका बहुत सारे लोगों ने तर्जुमा किया है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो प्रोफेसर हनीफ नकवी हैं, जो कि इन्होंने मंजूम तर्जुमा किया था मसनवी चरागे दैर का। और जो अहम नाम है जिन्होंने मसनवी चरागे दैर का तर्जुमा किया उनमें अली सरदार जाफरी और कालिदास गुप्ता रज़ा का नाम अहमियत का हामिल है। तो मसनवी चरागे दैर प्रोफेसर हनीफ नकवी की तसनीफ़ है। अच्छा, हनीफ नकवी साहब की दीगर तसानीफ़ कौन कौन सी हैं? तो तदवीनो तहकीक के नाम से इनकी एक किताब है। गालिब अहवालो आसार और गालिब और जहान गालिब ये दो किताब इनकी गालिबियात से मुताल्लिक़ काफ़ी अहम है। उर्दू शुअरा का तज़किरा ये इनकी बहुत मशहूर किताब है। उर्दू शुअरा के तज़किरा के नाम से एक और किताब किसने लिखी थी, उनका नाम आप लोगों को बताना है। उर्दू शुअरा के तज़किरे के नाम से एक और किताब किसने लिखी, कमेंट में आप बताइए। तो चरागे दैर का मंजूम तर्जुमा प्रोफेसर हनीफ नकवी ने किया। इनमें से किस मसनवी को मसनवियों का सरताज कहा गया? तो वो होगी सिहरुल बयान, बयान का जादू। ये इसमें बामुसम्मा है। इसको इसमें बामुसम्मा किसने कहा था? तो इसको मीर शेर अली अफसोस ने कहा था। शेर अली अफसोस ने सिहरुल बयान को इसमें बामुसम्मा कहा और इसको रशीद हसन ख़ान ने मुरत्तब किया और ये पहली बार हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से 1805 में छपी थी। इसके बारे में और भी बहुत सारी अहम बातें हैं, जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मसनवी सिहरुल बयान के बारे में लिखा कि ज़माने ने इसकी सिहर बयानी पर तमाम शुअरा और तज़किरा नवीसों से
महज़र शहादत लिखवाया। हाल ही ने मसनवी सिरुल बयान को सबसे बेहतर मसनवी करार दिया है। ठीक है, मसनवी सिरुल बयान के अलावा मीर हसन की जो दीगर मसनवियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। वैसे तो टोटल 12 मसनवियाँ इनकी हैं, लेकिन जो अहम है उसमें रमूजुल आरिफीन और गुलजार इरम बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में इतना आसान सवाल आया है। ठीक है, तो इसी लिहाज से मैंने सोचा कि क्यों ना ये पेपर आप लोगों को करा दूं, इससे आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाएगा कि बहुत मुश्किल के चक्कर में मत पड़े रहिए। पता चला बहुत मुश्किल पढ़ते पढ़ते बेसिक चीज़ें आप ध्यान देना ही छोड़ दें, तो बेसिक पे भी आपकी पकड़ होनी चाहिए और जो डिफ़िकल्ट है उस पे भी पकड़ होनी चाहिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को आप पकड़ लीजिए। मेरे ख्याल से मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए इनफ होगा। 80 से ज़्यादा क्लासेस कंप्लीट क्रैश कोर्स में कराई जा चुकी हैं। प्रैक्टिस सेट भी कराई जा रही है। 2 प्लेलिस्ट आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, दोनों प्लेलिस्ट देख लीजिएगा ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। MM अली का आपसे वादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, आबरू की उर्फियत क्या है। शाह मुबारक आबरू। ठीक है, अच्छा, आबरू के बारे में मैं चाहता हूँ कि कुछ और बातें आपको बता दूँ। ये जुड़े हुए थे शाह मुबारक आबरू, ये इहाम गोई तहरीक से जुड़े हुए थे, इहाम गो शायर थे। ठीक है, इनके आँख में एक फोड़ा था। ठीक है, आबरू की एक आँख में एक फोड़ा था जिसे तंजन मिर्ज़ा मजहर जाने जाना गांठ कहते थे। ठीक है, नजमुद्दीन इनका असली नाम था और इनकी उर्फियत जो थी वो शाह मुबारक थी और इनका तखल्लुस आबरू था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फोर्ट विलियम के क़याम में किसने अहम रोल अदा किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे ये बना था, लेकिन जॉन गिलक्रिस्ट ने बहुत अहम रोल अदा किया था। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज से लगातार 2 सवाल आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको कुछ अहम बातें बता दूँ। लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को इसकी बुनियाद रखी गई, लेकिन क़याम की तारीख 4 मई सन 1800 ईस्वी रखी गई, क्योंकि 4 मई इनके लिए अहम दिन था, क्योंकि उन्होंने टीपू सुल्तान को शिकस्त दी थी। मकसद क्या था। इसका मकसद था अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना। ये कब बंद हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी के हुक्म पे 24 जनवरी 1854 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज बंद हो गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े लोगों में जो अहम नाम है, बहुत सारे नाम हैं, उनमें मीर शेर अली अफसोस पहला नाम है। मीर शेर अली अफसोस ने सबसे पहले गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा करके बागे उर्दू के नाम से शाये कराया, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है। पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब कौन सी है। बागे उर्दू है, और बागे उर्दू शेख सादी की गुलिस्तां का तर्जुमा है। उसके बाद मीरअम्मन को तो सबको पता होना चाहिए, कितना बड़ा नाम है। बागो बहार इनकी ज़िंदा किताब करार दी गई है, और बागो बहार ऐसी किताब है जो एक बार पैदा होकर दोबारा नहीं मरती। इनमें
बागो बहार में सादगी और प्रकारी बैक वक्त जमा है। ये 3 पॉइंट जो मैंने बोले खुद के नहीं बोले, किसी एक बड़े मुहक्किक और नाकिद के बोले हैं। ठीक है। बागो बहार के अलावा इनकी एक किताब है गंजे खूबी। गंजे खूबी अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है, जो कि मुल्ला वाहिद हुसैन काशिफ की किताब थी। शेर अली अफसोस के बाद, मिरम्मन के बाद हैदर बख्श हैदरी का नाम काफ़ी ज़्यादा अहम है, जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी। किस्सा मेहरो माँ, किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, आराइश महफिल, गुलशन हिंद, जामिउल कवानीन, हफ्त पैकर और गुल मगफरत, ये सब हैदर बख्श हैदरी की किताब हैं। आराइश महफिल के नाम से एक किताब मीर शेर अली अफसोस ने भी लिखा है, आप लोगों को याद रखना है। निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क लिखी। मजहब इश्क जो किताब है, इसका जो असल माखज़ है फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश है, सॉरी फ़ारसी किस्सा गुल बकावली है। चहार दरवेश तो माखज़ है बागो बहार का। मजहब इश्क का जो माखज़ है फ़ारसी किस्सा वो है गुल बकावली है, और गुल बकावली का ही किस्सा बाद में पंडित दया शंकर नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम के तहत लिखा था। ठीक है। बहादुर अली हुसैनी भी एक अहम नाम है। नसर बेनज़ीर, अखलाक हिंदी, मुफरउल क़ुलूब जैसी किताबें लिखी। अखलाक हिंदी और नसर बेनज़ीर ये 2 किताबें मीर बहादुर अली हुसैनी की अहम हैं। मज़र अली ख़ान बिला ने मादुनल काम कंडला लिखा। गुलशन हफ्त गुलशन लिखा। लताइफ़ुज़ ज़राइफ़ लिखा। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज से काजिम अली जवां जुड़े थे, जिन्होंने शकुंतला का तर्जुमा किया। सिंहासन बत्तीसी लिखा और तारीख़ बहमनी लिखा। इसके अलावा जो अहम नाम है उनमें हफीज़ुद्दीन खलील अली ख़ां अश्क है। खलील अली ख़ां अश्क ने दास्तान अमीर हमज़ा लिखी। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ है, बिरिन रैन जहाँ हैं। ठीक है। ये सब अहम नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए। इसके क़याम में सबसे अहम रोल जॉन गिलक्रिस्ट का ही है। ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। दर्ज झेल में से किस तसनीफ़ में अरबी और फ़ारसी के इस्तेमाल से आमदन गुरेज किया गया? जानबूझ के विदेशी अल्फाज अरबी और फ़ारसी के अल्फाज किस दास्तान में इस्तेमाल नहीं हुए हैं? तो इंशाअल्लाह खां इंशा की दास्तान है रानी केतकी की कहानी, उसमें विदेशी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं हुआ। ख़ुद मुसन्निफ़ यानी लिख रहे हैं इंशाअल्लाह खां इंशा की ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट किसी और बोली का मेल है न पुट। तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां इंशा की है, जिसमें आमदन अरबी और फ़ारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज किया गया है। इंशाअल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो हुसैन अली ख़ान, नवाब साहिबज़ादा हुसैन अली ख़ान की फरमाइश पर लिखा था। और इम्तियाज़ अली अरसी के मुताबिक दास्तान रानी केतकी की कहानी 1808 में लिखी गई, लेकिन 1803 में ये लिखी गई, ये ज़्यादा मुहक्किकीन का मानना है। और मौलवी अब्दुल हक ने रानी केतकी की कहानी को किताबी सूरत में 1933 में शाये कराया था। 50 सवाल यानी कि आज 20 सवाल हमने कर लिए। मज़ीद सवालात अगली 2 क्लासेज में इंशाअल्लाह करा देंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखो 3 पार्ट में हम कराएंगे, फिर इम्तिहान के करीब और रिवीज़न के तौर पे तीनों पार्ट को एक में करके जल्दी से करा देंगे। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपको आपके इम्तिहान के लिए। हमें भी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।